जब 35 लोगों से शुरू होने वाली एक कंपनी ने दुनिया के 20 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फैसला किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने सिफर से आगाज़ किया और देखते ही देखते वो दुनिया की 25% मसनूआत की मालिक बन बैठी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अरूज ज़वाल की कहानी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये बात है 1600 की, जब उस वक्त की अंग्रेज हुक्मरान यानी कि एलिजाबेथ वन से लंदन के कुछ ताजरों ने मुलाकात की और उन्होंने एक इजाज़तनामा हासिल किया, जिसके मुताबिक वो एक कंपनी बनाएंगे जो भारत के साथ तजारत करेगी। अब याद रहे कि उस दौर में जो समुद्री तजारत थी उसके ऊपर पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल और नीदरलैंड के जो ताजर थे उनका कंट्रोल था, और उसके साथ साथ समुद्री लुटेरे भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थे। तो उस दौरान ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी कि समुद्री लुटेरों से बचने के लिए कुछ ताजर मिलकर एक कंपनी बना लिया करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक इस तरह की कंपनी थी। 8 साल की मारामारी के बाद 1608 में विलियम हॉकिंस की क़यादत में हेक्टर नामी एक जहाज़, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ था, भारत की बंदरगाह में जनूबी हिंदुस्तान के करीब सूरत के मुकाम पर लैंड किया। अब इसने यहाँ पर लैंड किया और अपने एक वहाँ पर एक छोटी-सी जगह के ऊपर कंट्रोल बना लिया। शुरू-शुरू में इसको बाकी कंपनीज़ ने भी यानी कि बाकी ममालिक यानी कि डच और पुर्तगीज़ और फ्रांसीसी कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करवाया। तो ये मुश्किलात का सामना जारी था कि 1615 में उस वक़्त अंग्रेज़ हुक्मरान जेम्स वन ने अपना एक नुमाइंदा थॉमस रो के नाम से एक नुमाइंदा था, उसको बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। इसने यहाँ पर जाकर कुछ सालों की मेहनत के बाद मद्रास के इलाके में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तजारती हकूक हासिल कर लिए और यूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अरूज का सफ़र का आगाज़ हुआ। 1625 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो 23 फैक्ट्रियाँ पूरे हिंदुस्तान में बना चुकी थी और इसमें उनका सबसे मशहूर ज़माना फोर्ट सेंट जॉर्ज एक नामी एक किला भी शामिल था। और इस तरह इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जब कदम जमाने शुरू किए, तो बाकी ममालिक की कंपनीज़ को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी कामयाबी के बलबूते पर हुआ कुछ यूँ कि 1686 में उस वक़्त की ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जोसियाना चार्ल्स ने मुगलों से जंग छेड़ने का फैसला कर लिया। हुआ कुछ यूँ कि 1686 में कुछ 600 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एहलकार थे और 19 तोपों के बलबूते पर जोसियाना चार्ल्स ने मुगलों के साथ जंग छेड़ ली। अब ये जंग तो छेड़ ली, लेकिन उस वक़्त के जो बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाको चने चबवाए। इसके बाद क्या हुआ कि 1690 में दोबारा से अंग्रेज़ हुक्मरानों ने जो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में अपने नुमाइंदे भेजे और उन्होंने 1.5 लाख पाउंड का जुर्माना अदा किया और उसके साथ-साथ जोसियाना चाइल्ड थे, उनकी मुकम्मल सारी उम्र के लिए मुल्क बदरी के नाम पर उन्होंने दोबारा इजाज़त हासिल कर ली कि वो तिजारत कर सकेंगे। इस जंग को नाम दिया जाता है वॉर ऑफ जोसियाना चाइल्ड या वॉर ऑफ चाइल्ड कहा जाता है। अब इस जंग के बाद वॉर ऑफ चाइल्ड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो तिजारत की तरफ करना शुरू कर दिया और वो उन्होंने तिजारत जो है वो चाइना के साथ भी बढ़ा दी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई, तो उसके बाद सारे का सारा मुगलिया ख़ानदान का शराज़ा बिखर गया और उस दौरान जब इस तरह के हालात पैदा हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपनी कमाई करने का मौका हासिल हो गया और इस तरह उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली नकेल डालने की कोशिश 1756 में बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला ने की, जब उन्होंने फोर्ट विलियम्स नामी एक किले के ऊपर हमला करके कब्जा कर लिया। उन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1 साल बाद 1757 में जंग प्लासी के मुकाम पर अंग्रेज़ों के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का एक नुमाइंदा था, उसके साथ साज़बात करके नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी और मुसलमान बंगाल के से हाथ धो बैठे। इस तरह करते-करते इसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र को हुक्मरान बना दिया, लेकिन मीर जाफ़र को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो हुक्मरान नहीं बल्कि अंग्रेज़ असल में उसके हुक्मरान बन बैठे हैं। तो उसने क्या किया कि उन्होंने वलंदेज़ी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से राब्ता किया और साथ-साथ शाह आलम सानी उस वक़्त के मुगल एम्परर से राब्ता किया और उन्होंने एक जंग छेड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर यानी जंग बक्सर के नाम से जानते हैं, जो 1764 में लड़ी गई। इस जंग में भी मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की अंग्रेज़ों ने का मुगलों ने, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें मुँह की खानी पड़ी और उसके बाद वो तमाम उम्र यानी 1857 तक कभी भी अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक अंदाज़े के मुताबिक 1765 से लेकर 1938 तक अंग्रेज़ों ने तकरीबन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो कीमती चीज़ें हैं वो इंडिया से निकाल कर इंग्लिस्तान लेकर गए। यानी कि इस दौरान आप देखें कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। देखने में तो आपको लगता है कि मुगल बादशाह हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हर तरह की बारात हासिल किए हुए है और पूरे का पूरे कंट्रोल उसी के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिरी टक्कर देने की कोशिश की उस वक़्त के दक्कन के लीडर
टीपू सुल्तान ने। उन्होंने 4 जंगें लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ और चौथी जंग में वो शहीद हो गए अपनी मिट्टी के लिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। उस दौरान ये भी बात काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि नेपोलियन जो कि अंग्रेज़ों का हरीफ है, वो टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए आ रहा है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो टीपू सुल्तान की मदद करने को ना आ सका और टीपू सुल्तान अपनी जान की बाजी हार गया। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराकर पूरे हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल तो बना लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके ज़वाल की शुरुआत भी होना शुरू हो गई थी। 1814 के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने यानी ब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तजारती राइट्स हासिल कर लिए और उनको एक कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया, जो सिर्फ़ ब्रिटिश जो ची चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्शन करती है इंडिया के अंदर। यानी कि वो अब वो इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए एक कंपनी बन गई है बनिस्बत जो ट्रेडिंग कंपनी जो शुरू की थी, उसके मुकाबले में अब ये एक प्रोटेक्टिव कंपनी बन गई है। ये सिलसिला चलता रहा और साल आ गया 1857 का, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़वाल पर मोहर सख्त कर दी। हुआ कुछ यूँ कि 1857 मई में मीरत में जंग आज़ादी का आगाज़ हो गया। जंग आज़ादी जिसे अंग्रेज़ गदर का नाम देते हैं, उसने तमाम सूरत-ए-हाल बदल कर रख दी। हुआ तो कुछ यूँ कि जंग आज़ादी नाकाम हो गई, लेकिन इसने वहाँ के वासियों यानी कि हिंदुस्तान के वासियों के दिलों में अंग्रेज़ों से नफ़रत का एक बीज बोई दिया, जिसका फल 1947 में हमें देखने को मिला। और हुआ कुछ यूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, तो वो 1 साल के बाद यानी कि नवंबर 1858 में उसका खात्मा हो गया। हिंदुस्तान जो है वो डायरेक्ट अंग्रेज़ सरकार के अंडर चला गया और जो फ़ौज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको अ, बरतानवी फ़ौज के अंदर ज़म कर लिया गया। तो यूँ एक कंपनी जिसने 35 लोगों से शुरुआत की और फिर पूरी दुनिया के 25% मसनूआत की मालिक बनी और फिर एकदम से ही ख़त्म हो गई। तो उसके ये सफ़र की एक मुकम्मल मगर सच्ची दास्तान थी।